CH11 नैना कहाँ पर है? दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने के बाद जिया ने कहा मैं इतने टाइम से कॉल कर रही थी। तुमने एक बार भी हो और क्यों नहीं उठाई, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़े आदमी पर आधारित में बिजी ही रहते हो, तो घर में तो पैसे कमा के लाया करो। पर इस टाइम मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं, क्योंकि तुम पर तो कोई फर्क पड़ना है नहीं और उल्टा में ही अपना दिमाग खराब करने बैठ जाऊंगी। मिस्टर अभिराज भी सोच रहे थे कि यह कौन बदतमीज लड़की है जो इस तरह से बात कर रही है। उन्हें मोबाइल के स्पीकर से उस लड़की की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अथर्व ने कहा बताइए जिया जी, वैसे आपने मुझे क्यों याद किया है? जिया ने कहा मेरी किस्मत खराब है जो कि मुझे तुमको याद करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें याद करना तो क्या सपने में भी तुम्हारा नाम न लूं। वो मैंने तुम्हें नैना के बारे में बताने के लिए कॉल की थी। ये नाम सुनते ही एकदम से अथर्व के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि क्या हुआ नैना को? जिया ने जो भी हो ऑफिस में हुआ था सारी बात अथर्व को बता दी। जिया की बात सुनकर अथर्व ने कहा कि अब नैना कहाँ पर है? अथर्व के चेहरे को देखकर अभिराज समझ गए थे कि उसकी तरह ही उसके बेटे ने भी अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लिया है और उसका नाम नैना है। जिया ने कहा अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता देती, अब ये तो तुम पता करो ना वो घर गई है या कहीं और गई है। इतनी बात सुनकर अथर्व सिंघानिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने पापा से कहा कि अभी एक प्रॉब्लम आ गई है तो पापा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे काफी दुख है कि मैं आज आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया। अभिराज ने कहा बेटा वैसे ये नैना कौन है? अथर्व को समझ में नहीं आया कि इस बारे में वह अपने पापा को कैसे बताए। उसने हिम्मत करके कहा कि पापा वो आपकी बहू है। इतना कहकर अथर्व वहां से निकल गया। अभिराज को ये समझ में नहीं आया कि अथर्व के कहने का क्या मतलब है। वो उसकी होने वाली वाइफ है या उसने शादी कर ली है? अब तो अभिराज सिंघानिया को भी शाम को आने वाली डॉक्यूमेंट्स का इंतजार करना भारी हो रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि पता नहीं इसमें पिछले 10 सालों में क्या क्या किया है। अभिराज ने राजवीर को कॉल करके कहा कि तुम भी अथर्व के साथ जाओ। अब तो अभिराज का अपने ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया जो मुंबई के पोज इलाके में था। अथर्व को नैना की चिंता होने लगी थी। उसने भी नैना का फोन ट्राई किया पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लग नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे पता करे कि नैना घर पर है या कहीं और है। तभी उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसने युग को कॉल की, लेकिन उसने कोई रिसीव नहीं की। फिर उसने जिया का नंबर लगाया। जिया को कॉल करके उसने कहा कि एक बार मम्मी जी से कॉल करके पता करो कि जिया एक डॉक्यूमेंट्री लेने आई है, क्या वो घर से वापस निकल गई? क्योंकि अग्रवाल मैंसन से ऑफिस का रास्ता आधे घंटे का था और नैना को ऑफिस से निकले 1 घंटा हो चुका था। अथर्व राजवीर के साथ सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी से निकल चुका था। उसे नैना की टेंशन हो रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। ये जिया का कॉल था। उसने बताया कि नैना घर नहीं गई है। अथर्व सोच ही रहा था कि आखिर नैना कहाँ जा सकती है। तभी उसे उसके रूम में लगी हुई मुंबई बीच की फोटो याद आ जाती है, जिसमें वो बहती हुई समुद्र की शांत लहरों को एंजॉय कर रही थी। अथर्व ने कहा राजवीर कार को बीच की तरफ ले लो। वह मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि उसे नैना बीच पर मिल जाए। अगर नैना वहां पर नहीं मिली तो उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां पर वो नैना को तलाश कर सके। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो दोनों बीच पर पहुंच चुके थे। उन दोनों ने नैना को अलग अलग डायरेक्शन में तलाश करना शुरू किया, क्योंकि बीच का एरिया काफी बड़ा था। थोड़ी देर में अथर्व की नजर थोड़ी दूरी पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी जो ऐसे ही वहां बैठे हुए लहरों से भीग रही थी। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन उस पर कहर ढा रहा था। नैना को देखकर अथर्व की जान में जान आई। वो धीरे से जाकर उसके पास बैठ गया। अथर्व चाहता तो नैना का कॉल भी ट्रेस करवा सकता था, पर उसने अभी से ही अपनी पावर इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझा। अथर्व को अपने साइड में बैठा देखकर नैना हैरान रह गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर अथर्व को देख रही थी। उसे ये कोई सपना सा लग रहा था, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, तो फिर अथर्व उसे ढूंढते हुए यहाँ पर कैसे आ सकता है? अथर्व ने कहा कि एक बार मुझे तो अपनी परेशानी के बारे में बता सकती थी। कल ही तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम में कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे एक बार जरूर बताना। मैना को जब विश्वास हुआ कि अथर्व ही उसके साइड में बैठा है तो वह जल्दी से उसके गले से लग गई हो और जोर जोर से रोने लगी। उसने अथर्व से कहा कि मैंने अपना सब कुछ इस कंपनी को दे दिया था। मैंने इस कंपनी को ऊपर उठाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे और उसके बदले में मुझे मिला क्या? सिर्फ डिमोशन। अथर्व नैना की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। नैना ने अथर्व से कहा कि चाचा जी ने उस बेवकूफ को कंपनी का चेयरमैन बना दिया है, जो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पर मैं सारा दोष उसको भी नहीं दे सकती। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस कंपनी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो मेरी कभी थी ही नहीं, और चाचा जी के पास पहले ही सभी बोर्ड मेंबर्स को मिलाकर 70% से आ रहे हैं, तो वो मुझे उस कुर्सी पर क्यों बैठाएंगे? वो तो हमेशा से बस मेरा इस्तेमाल करते हुए आए थे और मुझ बेवकूफ को ही आज तक समझ में ही नहीं आया। अथर्व ने कहा ये तो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि तुम्हें अभी सच्चाई का पता चला गया, नहीं तो अगर यही चीज तुम्हारे साथ 10 साल बाद जाकर होती तब तुम्हें कैसा लगता? तब तो तुम्हारे पास नई शुरुआत करने के लिए भी हिम्मत नहीं रहती। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करो। उसे नहीं पता था कि अथर्व उसे इतने प्यार से समझा सकता था और इतनी बड़ी बात को भी इतने आराम से पॉजिटिव वे में बता दिया।
पर नई कंपनी स्टार्ट करने के नाम पर दृष्टि हंसने लगी थी क्योंकि उससे तो यही लग रहा था कि अथर्व उसे नॉर्मल करने के लिए उसके साथ मजाक कर रहा है। नैना ने कहा कि अब मैं नॉर्मल हो गए हूँ। तुम्हें मेरे साथ और मजाक करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे अच्छा लगा कि इस समय तुम मेरे साथ हो। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। अथर्व ने कहा कि मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा क्योंकि तुम में वह कैपेबिलिटी है जिससे तुम अपनी कंपनी को भी ऊंचाइयों पर ले जा सकती हो, फिर औरों के लिए क्यों कमाना। नैना ने कहा अच्छा जी, तो तुम इस बात को लेकर सीरियस हो तो मुझे बताओ कि ये सब होगा कैसे। जरा मैं अभी तो सुनो कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अथर्व ने कहा कि तुमको अपनी टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट करने के लिए 80 करोड़ की जरूरत होगी। तुम्हें एक अच्छी सी लोकेशन पर ठीक ठाक जमीन लेने में 20 करोड़ का खर्चा आएगा और बाकी 10 करोड़ में वेयर हाउस बनाने के लिए लग जाएंगे और 20 करोड़ के आसपास तुम्हें मशीनरी पर खर्च करना पड़ेगा। 10 करोड़ तुम्हें वुलन सूती धागे के ट्रैक्स और भी कच्चे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और 10 करोड़ तुम्हें मजदूरों की सैलरी और एडवांस में कच्चे माल के लिए चाहिए। बचे हुए 10 करोड़ तो मैं अपने आप बिल्कुल सेफ रखने होंगे जो कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकती। नैना तो अथर्व की कैलकुलेशन देखकर शॉक रह गई थी। उसे विराट को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आखिर कोई इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। नैना ने कहा तुमको इन सब चीजों के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। वो खुद भी इस कैलकुलेशन को नहीं बता सकती थी क्योंकि उससे पहले मशीनों का रेट पता करना पड़ता और भी काफी सारी चीजें थी जो उसे ध्यान में रखनी पड़ती और अथर्व ने सारी बातें इतने आराम से बता दी थी। नैना को खोया हुआ देखकर अथर्व ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ। नैना ने कहा तुमने एक कंपनी खड़ी करने के लिए इतने सिंपल तरीके से सब कुछ बता दिया। क्या अब तुम ये भी बता सकते हो कि इतना सारा पैसा आएगा कहां से मिस्टर हस्बैंड। ये वर्ड सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा पैसे की चिंता तुम मत करो, बस तुम ये डिसाइड करके मुझे बता देना कि तुम नई कंपनी के लिए रेडी हो या नहीं। आज अथर्व का बिहेवियर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो यही सोच रही थी कि ये आधारों को क्या हो गया है जिसने घर में आज तक 10 रुपए भी उससे लिए हैं। वो आज अथर्व इतने ज्यादा पैसों को लाने की बात कर रहा था। ये सोचकर तो उसका का सिर घूमने लगा था। अथर्व ने कहा पहले तुम घर चलो, उसके बाद इस बारे में देखते हैं क्या करना है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए पॉकेट FM नॉवल पर। CH12 मिस्टर सिन्हा की बेवकूफी। नैना और अथर्व वहां से घर के लिए निकल गए थे। अथर्व ने राजवीर को मैसेज कर दिया था कि वह घर के लिए निकल चुके हैं। घर में बढ़ते ही मनीषा जी ने कहा कि कहां घुसे चले आ रहे हो, तुम्हें अब भी लगता है कि कल रात की हरकत के बाद तुम इस घर में एक पल के लिए भी रुक सकते हो। पता है तुम्हारे जाने के बाद शशिकांत भाई साहब ने हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट की थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि आज के बाद वह नैना को अग्रवाल ग्रुप में नहीं रहने देंगे। वो तो विजय ने उन्हें इतना समझाया तब जाकर वो माने। तुम्हारी वजह से पता नहीं और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे और जेल में तो तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी की होगी। अथर्व ने पहले की तरह ही सिर झुका लिया। उसने एक शब्द भी मनीषा जी को नहीं कहा। मनीषा जी ने कहा कि सिर झुकाने से तेरी वजह से जो मनहूसियत का दाग हमारे परिवार पर लगा हुआ है वह थोड़ी हट जाएगा। तभी विजय ने हॉल में आते हुए कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो आदमी जेल में रहकर आया हो उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम इसी वक्त अपना सामान बांधो और हमारे घर से निकलो। नैना ने कहा कि पापा आप ये क्या कह रहे हो। आपसे किसी ने कहा कि ये जेल गए थे। ये रात को मेरे साथ मेरे रूम में ही थे। आपको नहीं पता, पर हमारे आने के बाद यहाँ पर मिस्टर सिन्हा खुद माफी मांगने के लिए आए थे। ये सुनकर मिस्टर विजय अग्रवाल हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ ये क्या मजाक कर रही हो। आखिर वो तुमसे माफी मांगने के लिए क्यों आएंगे। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे। तो मैं पता है वो शहर के इतने बड़े आदमी है कि हमारी फैमिली उनके सामने एक मिडिल क्लास के बराबर ही है। नैना ने कहा कि पापा आपको जो सोचना है सोचे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप ये बात मिस्टर सिन्हा से भी कंफर्म कर सकते हैं। मिस्टर विजय ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। आखिर मैं उनसे कैसे पूछूंगा कि कल आप मेरी बेटी से माफी मांगने के लिए आए थे। तभी नैना ने कहा कि आपको उनसे ऐसी कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है। बस आपको में से इतना कहना है कि अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है। आपको उनकी बातों से ही पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही थी या झूठ। मिस्टर विजय ने जल्दी से मिस्टर सिन्हा का कॉल लगाया और कॉल रिसीव होने के बाद उन्होंने सिन्हा के बेटे क्रिस की तबीयत के बारे में पूछा। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने गुस्से में कहा कि तुम होते कौन हो मेरे बेटे के बारे में पूछने वाले। ये तुम्हारे वह घटिया दामाद और उस बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की अपने आप को समझती क्या है। बस एक बार मैं हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर में मिस्टर सिन्हा क्या है। मिस्टर सिंह की बात सुनकर अन्ना को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जो रात को आकर उससे माफी मांग रहा था और उसे अपनी बेटी का दर्जा दे रहा था। सही कहा है कि तीनों लोगों को पलटने में वक्त नहीं लगता। वो तो यही सोच रही थी कि उनका बेटा कैसा है और वो कितने अच्छे, या जो कि गलती के लिए उसके घर तक माफी मांगने के लिए आशय, पर उसका सोचना बिल्कुल गलत था। अभी उसे लोगों की पहचान करनी नहीं आती थी, ये बात वो समझ रही थी। नैना ने फोन अपने पापा के हाथ से लिया और कहा कि ये आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं। या कल तो आप मुझसे माफी मांगने के लिए घर तक आ गए थे और अब आप इतने बदतमीजी से बात कर रहे हैं।
मिस्टर सिन्हा ने कहा कि एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को देखता हूँ। बस इंतजार करना अपनी बर्बादी का। नैना ने हंसते हुए कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वो घटिया क्रिस तुम्हारा ही बेटा है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के सभी गुण मिलते हैं। और अब तुम मेरे साथ बुरा कर ही क्या सकते हो, जॉब तो तुमने मेरी पहले ही छीन ली है। अथर्व ने देखा कि नैना उस सिन्हा से बात करते हुए थोड़ा घबरा रही है, तभी अथर्व ने फोन नैना के हाथ से लिया और मिस्टर सिन्हा से कहा कि लगता है आपका दोबारा नैना के पैरों में गिरकर माफी मांगने का मन हो रहा है, तभी आप उससे इतनी बदतमीजी से बातें कर रहे हो। इतना कहकर अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ये देखकर कि किसी आदमी ने उसे वार्निंग देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। ये सोचकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था। मिस्टर सिन्हा ने नैना को इतना इसलिए सुनाया था क्योंकि अथर्व ने उसके सभी सस्पेंशन और कैंसिल हुए लाइसेंस को रुकवा दिया था, क्योंकि वह उसे एक मौका देना चाहता था। मिस्टर सिन्हा ने सुबह होते ही सभी डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछा तो सभी ने ये कहकर मना कर दिया था कि सर आपको किसी ने पागल बनाया है, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी चीज इश्यू नहीं की गई। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को और ज्यादा गुस्सा आया था और यही वजह थी कि उसने नैना को इतना कुछ सुनाया था। पर मिस्टर सिन्हा को नहीं पता था कि इस बार उसने फिर उसी गलती को दोहरा दिया है जिसके लिए वह कल से परेशान था। दूसरी तरफ अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद नैना से कहा कि अगर वो दोबारा तुमसे माफी मांगने आए तो इस बार उसे बिल्कुल भी माफ मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों का भी नहीं सुधरते, वो मुंह पर कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और। तभी मिस्टर विजय ने चिल्लाते हुए कहा कि ये तुम मेरी बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हो, तुम जानते भी हो कि मिस्टर सिन्हा उसका करियर को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और नैना अभी तुमने मिस्टर सिन्हा से क्या कहा कि उन्होंने तुम्हारी जॉब छीन ली है, मैं इस बात का मतलब समझा नहीं। उस समय कंपनी में हुई सारी घटना के बारे में अपने पापा और मम्मी को डिटेल में बता दिया था, तभी उसकी नजर वहां पर आते हुए दादाजी पर पड़ी। उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन उसकी लाडली पोती को ही उसकी कंपनी से निकाल दिया जाएगा, और वो भी उसके बेवकूफ बेटे के द्वारा। उन्होंने चिल्लाते हुए अपनी गरजती हुई आवाज में कहा कि बेटी किसने तुम्हें कंपनी से बाहर निकाला है, जरा मुझे भी तो पता चले कि ये सब किसने किया है। नैना ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा कि ये सब मेरे साथ चाचा जी ने किया है, और उसके साथ ऑफिस में जो भी हुआ था उसने वो सब कुछ डिटेल में बता दिया था। ये सुनकर दादाजी को काफी गुस्सा आया था, और सबसे बड़ा दुख तो उन्हें इस बात से था कि उनकी खड़ी हुई इतनी बड़ी कंपनी को वो बेवकूफ ध्रुव कैसे संभाल सकता था। दादाजी ने कहा मेरी बच्ची तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस शशिकांत को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी नैना ने कहा कि नहीं दादाजी, आप अब इस मैटर को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी अब उस कंपनी में काम करना नहीं चाहती, जिसके लिए मैंने दिन रात एक की थी, और अब मुझे एहसास हुआ कि वह कंपनी मेरी कभी थी ही नहीं। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करूंगी, और आपको तो पता है मुझे पहले भी काफी अच्छे अच्छे ऑफर आ चुके हैं। पर मैं बेवकूफ थी जो इतने बड़े कंपनियों के ऑफर को मना करती रही, और मैं सोचती थी कि एक दिन इस कंपनी को और सोचा ही तक लेकर जाऊंगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर क्या कहना संवर, कुछ हमारे तरीके से नहीं होता। इसलिए दादाजी, उस कंपनी को छोड़ने का अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, बस थोड़ा दुख इस बात का था कि उसमें आपकी जिंदगी भर की मेहनत लगी थी, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अब दादाजी, रात भी हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। इतना कहकर उसने अथर्व को इशारा किया और अपने कमरे में चली गई। अथर्व भी उसके पीछे पीछे चला गया था। ये देखकर विजय और मनीषा दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर दादाजी के सामने वो कुछ कर नहीं सकते थे। दादाजी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे, पर आज वह काफी दुखी थे। उनकी होनहार पोती को कंपनी से जो निकाल दिया गया था। अथर्व ने नैना से कहा कि तुमने क्या सोचा है और आगे के बारे में। नैना ने कहा कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करूंगी। मुझे भरोसा है कि मुझे मेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, और तुम्हें भी मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस लेवल पर हूँ उसमें मैंने ऐसे कितने आदमियों को देखा है जो हमेशा मुझे गिराना चाहते थे, लेकिन मैं उनके जैसे करने से 2 कदम आगे ही बढ़ती थी, ना कि पीछे। अथर्व को नैना की बातें सही लगी, और वो नैना को ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रयास होगा अपने कपड़े चेंज की है और फिर डिनर करने के लिए नीचे चले गए। आखिर मिस्टर सिन्हा के दिमाग में चल क्या रहा था, और उन्होंने माफी मांगने के बाद अपनी बात से ही इनकार क्यों किया। मिस्टर सिन्हा नैना के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्या इस मुसीबत से अथर्व नैना को बचा पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे एस ऊपर रिच हरजमाई पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH13 इम्पोर्टेंट फाइल। युग और शनाया जब कॉलेज से आए थे तो दोनों काफी उदास थे। फ्लैशबैक, जब सुबह वो दोनों कॉलेज पहुंचे थे तो कुछ बड़ी फैमिली के बच्चे जो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो उन दोनों को इस बड़ी लग्जरी गाड़ियों से निकलते हुए देखकर जलन से भर गए थे। वो सभी स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाने लगे थे कि अब इन दोनों की हरकतें तो देखो, ये लिफ्ट लेकर भी कॉलेज तक आने लगे हैं। एक लड़के ने कहा कि इन अग्रवाल फैमिली के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि इनकी फैमिली कैसे अजीब लोगों से भरी हुई है। कल रात पार्टी में इन्होंने इतना ड्रामा किया था, और मुझे तो कल ही पता चला था कि इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वो भी गरीब लड़के से। एक और लड़के ने कहा भाई क्या बात कर रहा है, तुम जानते भी हो इन दोनों की बहन इस कॉलेज की फैशन क्वीन रह चुकी है।
उसके लिए लड़कों की कमी थोड़ी है जो वह एक मिडिल क्लास आदमी से शादी करेगी। तभी दूसरे ने कहा कि शादी करने के लिए उसमें लड़कों की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। उसमें दिमाग की कमी है जो कि उसने ऐसे मिडिल क्लास लड़के से शादी की है और कल उन लोगों की वजह से पार्टी में काफी ड्रामा हुआ था। और तुम्हें पता है उनके हस्बैंड को पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी। और आज ही ये दोनों बहन भाई ऐसे दिखा रही है जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो, और हमारे सामने शो ऑफ करने के लिए आ गए। पता नहीं इन्होंने उन गाड़ियों में आने के लिए क्या किया होगा। देखना कल से ये फिर टैक्सी में आना शुरू कर देंगे। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट हम दोनों का खूब मजाक उड़ा रहे थे। उन दोनों का उनकी क्लास में भी काफी मजाक उड़ाया गया था। शनाया को काफी दुख हो रहा था कि वो क्यों उन गाड़ियों में बैठकर आए थे। जब कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स चले गए थे तब जाकर उन दोनों ने टैक्सी बुक की और वो घर के लिए निकल गए, लेकिन किसी ने उनकी फोटो लेकर कॉलेज के ग्रुपों में सेंड कर दी थी जिसकी वजह से उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा था। सभी उनकी फोटो पर भद्दे भद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे। कोई कह रहा था खटारा रोल्स रॉयस, कोई कह रहा था कोहली के प्रिंस और प्रिंसेस अपनी लग्जरी गाड़ी में। किसी ने कहा मुझे तो ये भी इनकी औकात से बाहर लग रही है। फ्लैशबैक एंड शाम का वक्त था। अथर्व अपनी रूटीन एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ता था। आज सुबह वो एक्सरसाइज नहीं कर पाया था, इसलिए वह शाम को एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गया था। पर उसे युग दिखाई नहीं दे रहा था और वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। अथर्व उस पूरे घर में तलाश करने के बाद टेरेस पर चला गया। अथर्व इधर उधर टेरेस पर देखने लगा। तभी अथर्व की नजर वहां पर एक कोने में बैठे युग पर गई। अथर्व उसके पास गया और कहा चैंप क्या हुआ। युग की आंखें नम थी। वहां पर साइड में युग का मोबाइल पड़ा था जिस पर काफी सारे क्रैंक के निशान थे, पर फिर भी डिस्प्ले विजिबल थी जिसमें बार बार नोटिफिकेशन शो हो रही थी। अथर्व ने मोबाइल को हाथ में लिया। उसके बाद वो युग के साइड में ही बैठ गया और मैसेज की नोटिफिकेशन को देखने लगा। सोशल मीडिया पर कॉलेज के बच्चों का ग्रुप था जो सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन मैसेज को रीड करते हुए अथर्व को सारी बातें समझ आ गई थी। कुछ लोग तो काफी घटिया कमेंट्स कर रहे थे, जैसे कि शनाया ने लिफ्ट के पैसे रात को ही चुका दिए होंगे। इन कमेंट्स को देखकर अथर्व को भी गुस्सा आने लगा था। उसे पूरी बात समझ आ गई थी कि युग ने क्यों उस मोबाइल को फेंका होगा। अथर्व ने अपनी साइड पॉकेट से अपना पुराना सा सस्ता सा मोबाइल लिया और किसी को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें एक ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, आगे 5 मिनट्स में मुझे सारे अकाउंट्स डिलीट चाहिए, सिर्फ युग और शनाया का अकाउंट छोड़ देना। दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई, जी बॉस। उसके बाद अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। युग का ध्यान भी अथर्व की बातों पर चला गया। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने सारे सोशल अकाउंट को डिलीट किया जा सके, और जीजू ये सब कैसे कर सकते हैं। अथर्व ने युग के एक गाल को खींचते हुए कहा, पागल लड़के, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुमको जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो, और परेशानी के बारे में बताना था तो उल्टा ऊपर छुप कर बैठे हो। कभी भी ऐसे परेशानियों से भागने से परेशानी खत्म नहीं होती, हमें हमेशा उसका सामना करना चाहिए, तभी उस परेशानी का सॉल्यूशन निकल सकता है। और मैंने तुम्हें इतना सेल्फ डिफेंस तो सीखा ही दिया है कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख सकते हैं और सनाया को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। और रही किसी भी लड़के के फैमिली के बैकग्राउंड की बात, तो वो सब तुम मुझ पर छोड़ देना। युग की आंख से कुछ आंसुओं की बूंदें छलक गई और उसने कसकर अथर्व को गले से लगा लिया। अथर्व ने कहा, चल अब खड़ा हो, जहां में प्रैक्टिस और एक्सरसाइज भी करनी है। अभी अथर्व को किसी से फोन पर बात करे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही मोबाइल से नोटिफिकेशन आना बंद हो गई थी। युग ने जल्दी से अपना मोबाइल अथर्व के हाथ से लिया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि अब सिर्फ उस ग्रुप में शनाया और युग ही थे। सभी स्टूडेंट्स के अकाउंट्स परमानेंटली डिलीट कर दिए गए थे। ये देखकर युग काफी ज्यादा हैरान हुआ, पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शनाया ने भी जब अपना मोबाइल देखा तो उसकी आंखों में भी हैरानी साफ देखी जा सकती थी। वह तो ये सोच रही थी कि आखिर उन सभी लोगों ने ग्रुप क्यों छोड़ दिया। तभी उसकी नजर ऊपर से आते हुए युग पर पड़ी, जो हंसता हुआ आ रहा था, और उसके साथ में अथर्व भी। शनाया सोच रही थी कि युग की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है जैसे कि उसे पता हो कि उस ग्रुप को सभी स्टूडेंट्स ने क्यों छोड़ दिया। वह युग से बात करना चाहती थी, पर युग पीछे की तरफ से गार्डन में निकल गया। वो दोनों एक्सरसाइज में करने में लग गए थे। सिंघानिया मेंशन जो बाहर से लाइट से जगमगा रहा था, उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिंघानिया मेंशन के चारों तरफ पानी के फव्वारे लगे हुए थे जो कलरफुल लाइट्स में चमक रहे थे, और उसके चारों तरफ का मेंटेन किया हुआ गार्डन एक अलग ही लुक दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सभी टेंशन को छोड़कर कोई स्वर्ग में आ गया हो। वहां पर काफी ज्यादा शांति थी। पक्षियों की आवाजें वहां पर हर टाइम सुनाई देती थी। वो जगह ऐसी थी जो कि आदमी की सोच से कोसों दूर थी। इस जगह पर कोई भी आदमी बिना परमिशन के कदम नहीं रख सकता था, और हैरानी की बात यह थी कि वहां पर अगर सभी गार्ड को भी हटा दिया जाए तो भी किसी की हिम्मत नहीं कि बिना परमिशन के उस मेंशन तक पहुंच सके, चाहे वो सीधा हेलीकॉप्टर से ही क्यों नहीं आए। क्योंकि उस 100 एकर्स में ऑटोमेटिक रोबोटिक सिक्योरिटी का सिस्टम था जो दुबई से इंपोर्ट किया गया था। उसे असेंबल करने में 2 साल का समय लगा था। वो सिस्टम ऐसा था कि लोगों के एक्सप्रेशन देखकर उन पर अटैक करता था। अगर कोई गलत इरादे लेकर उस मेंशन में गलती से भी आ जाए तो वो वहां से सही सलामत वापस नहीं जा सकता था। वहां पर गार्ड सिंघानिया फैमिली की सेफ्टी के लिए तैनात नहीं थे, बल्कि कोई अनजान आदमी गलती से वहां पर नया आ जाए इसके लिए तैनात थे।
एक बार एक माफिया का गुंडा जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता था, को सिंघानिया फैमिली को वार्निंग देने के लिए गार्ड्स ने उसे काफी समझाया पर उसने किसी की बात नहीं मानी और अपने आदमियों के साथ गार्ड्स को गन दिखाते हुए अंदर बढ़ गए थे। अभी वो 100 मीटर ही आगे बढ़ पाए थे कि तभी कुछ छोटे रोबोट्स वहीं पर सड़क के साइड से निकले और नुकीला खंजर लेकर उसकी तरफ काफी स्पीड में बढ़े थे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। वो उन छोटे रोबोट को आते हुए देखकर स्माइल करने लगा और उन्होंने उन रोबोट्स पर गन फायरिंग कर दी, लेकिन एक भी बुलेट उन छोटे रोबोट्स को छू तक नहीं पाई थी और उन्होंने स्पीड में आते हुए उन लोगों के पैरों में खंजर से अटैक करना शुरू कर दिया था। सभी लोग दर्द से चीख पड़े थे। उनके पैरों में काफी सारे छोटे छोटे घाव हो गए थे। सभी की हालत खराब हो गई थी। तभी दूर से एक गार्ड की चिल्लाने की आवाज आई, जल्दी से अपनी गन्स को फेंक दो और घुटनों पर बैठ जाओ। वो आवाज साफ साफ उन्हें सुनाई दी थी। उन्होंने जल्दी से घबराहट में अपनी गन्स और जितने भी वेपन्स थे सभी को अपने से दूर फेंक दिया था और घुटनों के बल बैठ गए थे। उन रोबोट्स ने सभी को स्कैन किया और वहां से वापस सड़क के साइड में बने हुए चेंबर में चले गए। अब उन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सांस भी ले सके। उस गार्ड ने चिल्लाकर कहा कि धीरे धीरे आराम से पीछे आ जाओ। उन सभी को 100 मीटर वापस जाने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा था। मेन डोर से बाहर निकलते ही उन्होंने चैन की सांस ली थी। उसके बाद वो गुंडा आज भी सिंघानिया फैमिली के नाम से डरता है और ये खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई थी। फिर किसी ने भी जबरदस्ती उस मैंसन में जाने की कोशिश नहीं की थी। उस माँ ए नशन के हॉल में मिस्टर अभिराज इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। आशा जी ने कहा कि आज आप ऐसा भी है जो कर रहे हो। उसने कहा कि आज मुझे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल का इंतजार है जिसमें अथर्व के बारे में पिछले 10 साल की सभी बातें हैं। बस उसी का इंतजार है। तभी वहां पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया जिसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह काफी हड़बड़ी में आया है। उसके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी जिसमें अथर्व की डिटेल और उसके फोटो थे। ये आदमी शाहवीर था जो मिस्टर अभिराज के असिस्टेंट और राजवीर के पिता थे। उसने आते ही वो फाइल अभिराज को देने के लिए आगे बढ़ाई। अभिराज ने जल्दी से उसके हाथों से वो फाइल ली और वही एक आलीशान सोफे पर लेट उसे जल्दी से देखना शुरू कर दिया। आशा भी उनके के साइड में बैठकर इस फाइल को देख रही थी। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखों में चमक आ गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या शनाया को कभी पता चल पाएगा कि अथर्व ने उन सभी स्टूडेंट्स के अकाउंट डिलीट करवाए थे? और आखिर सिंघानिया फैमिली ने इतनी स्ट्रिक्ट और हाई लेवल की सिक्योरिटी का इंतजाम सिंघानिया मैंसन में क्यों किया था? आखिर मिस्टर अभिराज और उनकी वाइफ आशा जी ने ऐसा क्या देखा है जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी? क्या उस डॉक्यूमेंट में नैना की भी डिटेल थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH14 अथर्व की इंसल्ट। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया दोनों फाइल की सभी डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें में काफी सारी पिक्चर्स थी। अथर्व की 16 साल की जब वो मैकेनिक की दुकान पर काम करता था ऐसे ही काफी सारी पिक्चर्स थी। किसी में वो सेल्स बॉय था, किसी में वो डिलीवरी बॉय था। सभी पिक्चर्स में एक बात कॉमन थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी। पर जब वह कॉलेज जाता था तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी दिखाई देती थी। ऐसे कई फोटोज थे जिनमें लड़के उसकी रैगिंग कर रहे थे। उसे कॉलेज में कोई ना कोई परेशान करता रहता था। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था पर यह सब भी जरूरी था। आशा जी ने कहा, मैं इन फोटोज को नहीं देख सकती। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो दिखाओ क्योंकि इन फोटोज को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मिस्टर अभिराज ने कहा कि तुमने शेर बेटे को जन्म दिया है तो इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? आशा जी ने कहा कि शेरनी भी दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है लेकिन अपने बच्चे को वो भी दुखी नहीं देख सकती। वो ऐसे ही बातें करते हुए पीछे को देख रहे थे। तभी उन दोनों की नजर एक लड़की के फोटो पर पड़ी। उसे देखते हैं उनके आंखों में चमक आ गई। वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी। अथर्व के फोटो देखकर आशा ने कहा कि क्या ऐसी सिचुएशन में भी मेरे बेटे ने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी? अभी उस फोटो के साथ एक फोटो और थी जो किसी मंदिर की थी और उसने अथर्व और वो लड़की दूल्हे दुल्हन के कपड़ा में एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। उस लड़की के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेस नहीं थे। उस फोटो को देखकर तो आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आशा जी ने कहा, आपने देखा, वो मेरे बेटे की वाइफ है और हमारे परिवार की बहू। ये बात दादाजी को पता चलेगी तो वह कितने खुश होंगे। तभी वहां पर दादाजी ने आते हुए कहा कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पहले ही आ चुके हैं। अब तुम दोनों अपनी तसल्ली कर लो। मुझे तो अपनी बहू बहुत पसंद आई। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गए थे। अभी राजन ने उन फोटो के साथ की डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। मिसेस नैना सिंघानिया, अपनी बहू के नाम के पीछे सिंघानिया फैमिली का नाम जुड़ा देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उम्र 24 ईयर, PhD एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन बिजनेस। 4 साल से अग्रवाल ग्रुप में जॉब करती है। उनको बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब ऑफर्स मिले हैं पर उन्होंने कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत से 4 सालों में अग्रवाल ग्रुप के शेयर की कीमतों को 300% तक बढ़ा दिया है और उनके पूरे चांस थे उस ग्रुप की CEO बनने के। लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें अपनी ही कंपनी में डिमोट कर दिया। इस वजह से आज सुबह ही उन्होंने उस कंपनी में रिजाइन दे दिया।
ये सुनकर आशा जी को बहुत गुस्सा आया कि कोई भी फैमिली अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पर मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर तो एक अलग ही चमक थी। आशा जी ने कहा कि मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मेरी बहू के साथ साथ ही होगी और आप हो कि अभी भी हंस रहे हो। तभी जयराज जो अथर्व के दादाजी है, उन्होंने कहा कि बहू वो मेरा बेटा है, उसे पता है कि किस चीज में उसे फायदा है और किस में नुकसान। मेरे कहने का मतलब है कि अगर नैना बेटी की जॉब चली गई है तो वह सिंघानिया ग्रुप में भी तो जॉब कर सकती है। अब आशा जी को समझ आया कि अभिराज के चेहरे पर स्माइल क्यों थी। अभिराज ने राजवीर के पास फोन किया और उसे कुछ ऑर्डर देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अथर्व ने 2 घंटे तक युग के साथ एक्सरसाइज की और उसके बाद अथर्व शॉवर लेकर खाना बनाने के लिए आ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि आज किचन में नैना खाना बना रही है। उसे तो पता ही नहीं था कि नैना को खाना बनाना आता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी नैना को किचन में नहीं देखा था। ये देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। तभी वहां पर मनीषा भी आ गई। उसने अथर्व पर चिल्लाते हुए कहा कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। निठल्ले आदमी, अब तुझ पर खाना भी नहीं बनाया जाता है, जो कि तो ये सब काम मेरी बेटी से करवा रहा है। क्या तेरी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम जैसे अच्छे घर के कुत्ते होते हैं जो घर की रखवाली तो करते हैं, पर तेरा क्या करे। बस हमारी किस्मत पर काले नाग की तरह कुंडली मार कर बैठा है। पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। अब तो उनको भी बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया है। जब से तो हमारी लाइफ में आए हो तब से हमारे दिन खराब हो गए हैं। तभी मिस्टर विजय अग्रवाल ने बाहर से आते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। मैं इतने दिनों से किसी काम में लगा हुआ था और आज उस ओनर का फोन आया कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पता नहीं हमने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हाथ धोकर हमारे पीछे हट गया है। वो कहावत दिया डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। लेकिन पता नहीं जब से इस कंगाल की नजर हमारे बंगले पर पड़ी है उसे हमारे दिन इतने खराब चल रही है कि पूछो ही मत। कभी किचन के अंदर से एक चिल्लाती हुई आवाज आई, बस बहुत हुआ। अगर अब आप में से किसी ने एक वर्ड भी मेरे हस्बैंड के खिलाफ कहा तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप दोनों को कोई हक नहीं है इतना इतना परेशान करने का। आप जैसा कहते हैं ये वैसा ही करते हैं। आज तक इन्होंने कभी भी आप दोनों को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। जैसा आप इनसे करने के लिए कहते हैं ये चुप रहकर वो सब कुछ करते हैं और फिर भी आप इन्हें इतना सुना रहे हैं। आखिर अगर आपकी डील नहीं हुई तो इसमें इनकी क्या गलती। और आप दोनों कब से इन शुभ अशुभ बातों में विश्वास करने लगे। तभी विजय ने कहा, बेटा तुम नहीं समझोगी, इसका रहना तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं है। अब देखो कहाँ तो तुम सीईओ बनने वाली थी और अब एक छोटी सी मैनेजर बनकर रह गई। तभी नैना ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। आपको शायद पूरी बात पता नहीं किया, मैंने उस कंपनी से कब का रिजाइन दे दिया है। ये सुनकर तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नैना इतना बड़ा फैसला ले लेगी। तभी मनीषा ने कहा, बेटी देखो इस लड़की को, ये तुम्हारी जॉब तक को खा गया। मैंने एक पंडित जी से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि इस लड़के के गुण से नहीं मिलते और ये तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत बना रहेगा। नैना ने कहा, मॉम आप ऐसे नहीं मानने वाली। तभी विजय ने कहा, इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। अगर कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही रहे तो देखना हमें ये बंगला तक बेचना पड़ जाएगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें इसके साथ रहना है या हमारे साथ। इतने में दादाजी भी वहां पर आ गए थे। उन्होंने कहा कि यह सब क्या चल रहा है। विजय ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि आपको बीच में मत पड़िए, आपने हमारे बसे बसाए घर का ये हाल कर दिया है। आज शशिकांत के दामाद को देखो, उनकी क्या पावर है और उनसे शशिकांत का रुतबा कितना ज्यादा बढ़ गया है। और एक आपने इस लड़के से मेरी बेटी की शादी कर दी। अब मुझे बाहर भी शर्म आती है कि कहीं कोई मुझसे ये न पूछ बैठे कि आपका दामाद करता क्या है। आप तो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीत चुके और अपनी इच्छाओं को हम पर थोपने लगी, ये आपकी सही बात नहीं है। हमने पहले कितना मना किया था इस रिश्ते के लिए, एक बार आप तो हमें ही घर से बाहर निकालने पर अड़ गए थे। और आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं, क्या अभी तक इसने कुछ किया। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैंने नैना के लिए हीरा सुना है, पर मुझे तो ये कोयले के समान भी नहीं लगता। पार्टी में शशिकांत ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, पर आपको हमारी इंसल्ट से क्यों ही फर्क पड़ेगा। नैना के दादाजी ने कहा, बस बहुत हुआ। जब तक मैंने प्रॉपर्टी तुम दोनों को ट्रांसफर नहीं की थी तब तक तो तुम बड़ी भीगी बिल्ली बने रहते थे। तब तुम्हारे मुंह से एक बार भी मेरे लिए आज तक ऐसा कोई शब्द नहीं निकला और आज तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। इस पर विजय नहीं चिल्लाते हुए कहा कि आपने कोई हम पर एहसान नहीं किया, सभी अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। अच्छा, अगर सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं तो तुम्हें नैना के आंसू नहीं दिखाई दे रहे जो तुमने उससे कह दिया कि या तो तुम इसके साथ रह सकती हो या हमारे साथ। पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये लालच चीज ही ऐसी है। अगर अथर्व तुम्हें कार गिफ्ट करता और करोड़ों की सैलरी देता तो वह तुम्हारा अच्छा दामाद होता, और इसने ये सब नहीं किया तो आज ये तुम्हें एक पनौती दिखाई दे रहा है। दादाजी ने नैना से कहा, बेटी मुझे तुम्हारे लिए उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दुनिया कैसी है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक असली हीरा तलाश किया था, ना कि कांच का पॉलिश किया हुआ नकली हीरा जिसकी चमक तो बहुत ज्यादा होती है, पर उस चमक के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। बेटा तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में सभी लोग एक नकली चेहरा लिए घूमते हैं, जो कि हमारे सामने तो बड़े अच्छे दिखते हैं पर उनकी सच्चाई कुछ और ही रहती है।
और अगर अब भी तुम्हें इस बच्चे के साथ नहीं रहना तो मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। नैना ने कहा, दादाजी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। इतनी समझ तो मुझ में भी है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। इतना कहकर नैना ऊपर चली गई और अगले 5 मिनट में एक बड़ा सा बैग लेकर नीचे आई। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि नैना करना क्या चाहती है, पर नैना को देखकर विजय और मनीषा दोनों मुस्कुरा रहे थे जैसे कि उनके गले में फंसा हुआ फंदा आज निकलने वाला हो। आखिर नैना उस बैग को क्यों लेकर आई थी? नैना को देखकर विजय और मनीषा के चेहरे पर मुस्कुराहट के वहां गई थी। क्या नैना आधारभूत को हमेशा के लिए इस घर से और अपनी लाइफ से निकालने वाली थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH-15 नैना ने छोड़ा अग्रवाल मैंसन। नैना को एक सूटकेस लेकर आते देखकर मनीषा ने अथर्व से कहा कि आज तुझे तेरी औकात पता चलेगी। आखिर मेरी बेटी ने सही फैसला ले ही लिया। ये देखकर युग भी डर गया था कि कहीं दीदी सच में जीजू को तो नहीं निकालने वाली, लेकिन उनके हाथ में तो जीजू का ही सूटकेस है। सनाया भी यही सोच रही थी कि नैना दीदी तो आज इस अथर्व को बाहर निकाल कर ही मानेगी, पर पता नहीं क्यों शनाया को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वो तो पहले यही सोचती थी कि जब ये इस घर से जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी उसे होगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों था। तभी दादाजी ने उसके पास जाकर कहा, बेटा ये तू क्या कर रही है? नैना ने कहा, दादाजी मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। दादाजी ने कहा, बेटा ऐसा मत कर, वो इतनी रात में कहाँ पर जाएगा। नैना चलते हुए अथर्व के पास पहुंच गई थी। उसने अथर्व के एक हाथ में वो सूटकेस थमा दिया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी मैं बेवकूफ थी जो इसे अपना घर समझकर बैठी थी, पर मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि जिसे वो इतने टाइम से अपना घर समझती हुई आ रही थी आज उसके पिता ने एक बार में ही कह दिया कि यह तो तुम अपने पति के साथ रहो या हमारे साथ। दादाजी आप भी कहते थे ना कि शादी के बाद एक लड़की का सब कुछ उसका हस्बैंड ही होता है। आप चाहे मैं सड़क पर ही क्यों ले रहा हूं, पर मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से यही बात नोटिस की है कि सभी लोग मेरे हस्बैंड को इतना सुनते हैं और वो सिर्फ मेरे लिए उन सबके इतने नखरे झेलता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा सभी उसे सुनाकर चले जाते। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? विजय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़की ये तुम क्या कर रही हो? ये तुझे रखेगा कहाँ? क्या तुझे भी ये अपने साथ कहीं भीख तो नहीं मंगवाएगा? क्योंकि जॉब तो तुम्हारी सही नहीं। क्या तुम इसके साथ सड़कों पर रहोगी? क्योंकि घर तो तेरे पास रहा नहीं जो कि तूने हमें छोड़कर इस नाम लायक निकम्मे गंवार आदमी को चुना है। नैना ने से कहा, पापा आप अपने एक वर्ड और अथर्व के बारे में कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा है। तभी मनीषा ने कहा, बेटा इसने तेरे ऊपर कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है जो कि तो इसके पीछे इतनी पागल हो गई है? तुझे हो सभी है तो क्या करने जा रही है? रात में तुम कहाँ साथ रहोगी? तुम इस लड़की के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? शशिकांत भाई साहब ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रास्ता तलाश किया था और तुमने उस सिन्हा फैमिली के लड़के की इतनी इंसल्ट की कि वह अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। और उसके पास किस चीज की कमी थी, पर तुम्हारी बुद्धि तो इस बल बुद्धि के साथ रहते रहते बिल्कुल भी इसके जैसी हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने इसमें दिखाई क्या देता है। नैना अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। उसने अथर्व का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर अथर्व ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? क्या हमें बुरा लग रहा है कि तुमने और सुधारो को क्यों छोड़ा? अगर तुमको दुख हो रहा है तो मैं अभी जाकर उनसे अभी माफी मांग लूंगा, पर मैं तुम्हें ऐसे होते हुए नहीं देख सकता। तभी नैना ने कहा कि आंसू उनके लिए नहीं बह रहे हैं, ये आंसू ऐसे लिए बह रहे हैं कि गलती किसी की भी हो हमेशा तुम्हें ही सुनना पड़ता है। और आप मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे बारे में कोई मुझसे कुछ भी कहे और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनते रहा हूं। मैंने पिछले 3 साल से ये सब काफी बर्दाश्त कर लिया है। अब मुझ में इतना सरल कंट्रोल नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे चुप रहकर गुजार दूं। अभी नैना अथर्व से बात ही कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने उस कॉल को इग्नोर कर दिया। तभी तो नैना का फोन दोबारा रिंग होने लगा। अथर्व ने कहा कि एक बार देख तो लो किसका फोन है। नैना ने कहा, जरूर घर से ही होगा, मैं उन सभी को अच्छे से जानती हूँ। पर उसने बाथरूम की बात को इग्नोर करना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने अपना फोन हाथ में लिया और डिस्प्ले पर एक अननोन नंबर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ये किसका नंबर है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। नैना ने कॉल रिसीव की, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप मिस नैना बोल रहे हैं? नैना ने कहा कि कहीं मैं ही आपसे बात कर रही हो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस नैना हमारे एक कंसल्टेंट ने हमने आपका रिज्यूम दिया था जो कि हमें काफी पसंद आया। क्या आप सिंघानिया ग्रुप में हैंड मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करना चाहती है? हमारे कंपनी के ऑफर के अकॉर्डिंग आपको एक आलीशान बंगला रहने के लिए दिया जाएगा, एक लग्जरी गाड़ी और कुछ गाइड्स भी दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा ऑफर स्वीकार है तो आप हमें सोच समझकर बता सकती है। तभी नैना ने कहा, क्या आप हमें अपने सलाहकार का नाम बता सकते हैं जिसने मेरा रिज्यूम आप तक पहुंचाया? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि उस एम्प्लॉय का नाम अथर्व था और उन्होंने सुबह ही आपका रिज्यूम पोस्ट किया था। हमें नहीं पता था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है।
ये सुनकर नैना हैरान रह गई थी कि उसे इतनी बड़ी कंपनी में इतनी ऊंची पोस्ट मिल रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे कंपनी की तरफ से एक बंगला भी दिया जा रहा था। नैना ने कहा, मुझे आपका ऑफर मंजूर है और मैं कल कंपनी में आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अगर हो सके तो क्या आप मुझे बंगले का एड्रेस और चाबी अभी मेरे पास तक पहुंचा सकते हो? दूसरी तरफ से आवाज आई कि मिस नैना, आपके पास थोड़ी देर में हमारा आदमी पहुंच जाएगा। बस आप उसी नंबर पर अपना एड्रेस सेंड कर दो ताकि हमारे कंपनी के आदमी को कोई परेशानी ना हो। कल आप आकर हमारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। इतना कहकर और दूसरी तरफ वाले आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद नैना की खुशी का आखिर नैना के पास इसकी कॉल आई थी और उसने न को इतने अच्छे ऑफर किस वजह से दिए थे। क्या इस जॉब के बाद नैना की सारी परेशानी खत्म होने वाली थी? क्या आप न रहने के लिए उस घर में नहीं जाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH16 एक अनजान आदमी। रात का समय था। एक बड़ी सी हवेली में एक लड़का शाही सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में रेड वाइन की पूरी बोतल दी, जिससे वह ऐसे ही पी रहा था। इस समय वो काफी ज्यादा नशे में लग रहा था, क्योंकि उसने शायद ड्रग ले लिया था। उसकी आंखों के सामने है कि चेहरा घूम रहा था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, नैना तुम सिर्फ मेरी हो और अब तो मैं अपनी बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और किसी ने भी हमारे बीच जाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, इस बार मेरे दादाजी ही क्यों ना हो। नैना, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस टाइम तुम्हारा साथ न देकर, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। मुझे भरोसा है कि तुम आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। वो लड़का तिलक राजवंश था। राजवंश हमले का बड़ा बेटा। राजवंश फैमिली भी रईस लोगों की गिनती में आती थी। नैना और अथर्व पैदल चलते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। नैना ऐसे अपनी फैमिली को छोड़ने की वजह से उदास थी, पर वो अथर्व के बारे में कुछ नहीं सुन सकती थी। उसे कुछ पुराना टाइम याद आ जाता था और यही वजह थी कि आज तक उसने अथर्व से कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में हमेशा उसका पास चलता रहता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि वो ये बात अथर्व को कैसे बताए। अग्रवाल फैमिली में नैना के घर छोड़कर चले जाने से विजय अग्रवाल बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी बेटी ऐसे घर छोड़कर चली जाएगी। वैसे तो वो थोड़ा लालची थे और नाना की जो भी चली गई थी, इसलिए उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पर वो इसलिए परेशान थे कि नैना उस बेवकूफ लड़की के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। हजारों लड़कियां नैना का हाथ मांगने के लिए लाइन में खड़े हैं और उसे सिर्फ उस कंगाल के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। आप भी विजय अग्रवाल मनीषा से बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके डोर से मिस्टर सिन्हा अंदर आते हुए दिखाई दिए। नैना के जाने के बाद किसी ने डोर और क्लोज नहीं किया था। मिस्टर सिन्हा के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उन्हें देखकर सा पता लग रहा था कि वो कितनी बड़ी परेशानी में है। वो अपने 4-5 गार्ड्स के साथ आए थे। उन्हें देखकर विजय अग्रवाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और घबराते हुए कहा, मिस्टर सिन्हा, उस बेवकूफ लड़के की सजा हमें मत दीजिए। हमने अपनी बेटी और उस लड़के को घर से निकाल दिया है, और शशिकांत ने नैना को भी जॉब से निकाल दिया है। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उस लड़के के साथ कुछ भी कर सकते हो। जब अपने फोन पर कहा था कि तुम्हारी बेटी सबक सिखाकर रहूंगा, मैंने तभी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अभी वो दोनों कई रास्ते में ही भटक रहे होंगे और आप उन्हें जो भी देंगे मुझे मंजूर होगी। मिस्टर सिन्हा ने कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और बेवकूफ आदमी, तुमसे किसने कहा था हम दोनों को घर से निकालने के लिए? मैं उन दोनों से माफी मांगने के लिए आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने दोबारा मिस नैना की इंसल्ट की। मैं अपनी गलती के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। विजय अग्रवाल ने कहा, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे पता है गलती मेरी बच्ची की थी, जो कि उसने सबके सामने आपके बेटे क्रिस सिन्हा की बेइज्जती की। अभी कुछ टाइम पहले आपसे फोन पर भी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मैंने तभी उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर तो मिस्टर सिन्हा अपना सिर पकड़कर बैठ गए। एक तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं था, और दूसरा उसको कब्र तक पहुंचाने का इंतजाम इन लोगों ने कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तभी शशिकांत भी वहां पर आ गया था, क्योंकि उसने मेंशन के बाद 4-5 लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई देखी थी। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नजर मिस्टर सिन्हा पर पड़ी। उसने जल्दी से अपने फेस पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि मिस्टर सिन्हा, आप यहाँ पर? आपको यहाँ आने की परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? मैंने नैना को पहले ही अग्रवाल ग्रुप की कंपनी से निकाल दिया है, और आज के बाद वो कभी भी उस कंपनी में कदम नहीं रखेगी। आपको ये परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप और कोई काम हमारे लिए हो तो आप बता सकते हैं आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई। अगर आपको हमसे कुछ काम था तो हम ही वहां पर आ जाते। मिस्टर सिन्हा ने कहा, इस वक्त वो दोनों कहाँ मिल सकते हैं? मुझे मिस नैना से माफी मांगनी है। ये सुनकर तो शशिकांत और विजय दोनों हैरान रह गए थे, पर योग और सनाया को ये सुनकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले भी एक बार ऐसे ही माफी मांगने के लिए आया था और उसके रंग बदल गए थे। सनाया का तो उस आदमी को गाली देने का मन कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। मिस्टर सिन्हा के फोन रिंग हुए जा रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक भी कॉल को उठा सके। उसने हाथ जोड़कर विजय से कहा कि इस समय नैना बेटी कहाँ पर मिल सकती है? मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने और ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो मेरे पास वेस्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। विजय ने हड़बड़ाते हुए कहा कि मिस्टर सिन्हा, हमें नहीं पता कि इस समय वो बेवकूफ लड़की कहाँ पर होगी।
जब तक उसके साथ वो आदमी है, वो उसको पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगा। तब भी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं उनसे माफी मांगने आया हूँ, और तुम मेरे सामने नैना बेटी को इतना कुछ सुना रहे हो। और याद रखना कि छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं अगर नैना बेटा मुझे नहीं मिली। इतना कहकर वो जल्दी से उस मैंसन से निकल गया और उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगा जहां पर विजय ने उसे इशारा करके बताया था। मिस्टर विजय और शशिकांत को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इस सिन्हा का दिमाग कैसे बदल सकता है, पर उन सभी को थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मिस्टर विजय ने कहा, आखिर नैना ऐसे किसी बड़े आदमी को जानती है जिसने मिस्टर सिन्हा का ये हाल कर दिया है। मिस्टर विजय अग्रवाल ने शशिकांत को दोहराते हुए कहा कि तुमने काफी जल्दबाजी कर दी फैसला लेने में। अगर मिस्टर सिन्हा गुस्सा हो गए तो वो हमारी कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे। शशिकांत ने कहा, भाई मैं ये सोचकर ही तो परेशान हो रहा हूँ। मैंने तो सोचा था अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाऊंगा तो उसे मिस्टर सेना को खुशी होगी, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH-17 नैना का नया मैंसन। 2 लग्जरी गाड़ियां जो ब्लैक कलर की थी एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। उसमें से एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी उतरा। उसके हाथ में कुछ चाबियों के गुच्छे थे और उसे दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने जल्दी से उस गाड़ी की चाबी भी उस ब्लैक सूट वाले लड़के के हाथ में दे दी। वो लड़का देखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग था। उसकी पर्सनैलिटी किसी सुपरस्टार से कम नहीं थी। वो लड़का बिल्कुल युग की तरह ही मस्कुला था और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो अभी कॉलेज ही जाता होगा। वो लड़का जल्दी से अंदर गया। वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे की तरफ भी कुछ लोग जा रहे हैं, या वह दौड़कर सीधा दूसरी तरफ गया। उस रेस्टोरेंट के पीछे एक छोटा सा पार्क था। उसमें कोई चेयर्स नहीं थी बैठने के लिए। वहां पर घास में ही थोड़े बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे जिनको सीधा पहाड़ों से लाया गया था। लोग उन पत्थरों पर ही बैठा करते थे। उस लड़के को इस चीप रेस्टोरेंट को देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे कि अब वहां पर बैठे सभी लोगों को स्कैन कर रही हो। तभी उसकी नजर 2 हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों पर गई। उनको ऐसे मुस्कुराता देखकर उस लड़की के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर लिया था। वो लड़का तेज स्पीड से आगे बढ़ गया। उसने नैना और अथर्व के सामने जाकर कहा, मिस नैना अग्रवाल, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। उस लड़के को देखकर अथर्व के चेहरे पर 12 बज गए थे। उस लड़के को नैना ने पहचाना नहीं था। नैना ने कहा, जी आप कौन? उसे लड़के ने कहा, मिस मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी से आया हूं, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पर आपके साइन चाहिए थे। नैना ने कहा, क्या आप सुबह तक वेट नहीं कर सकते थे? उसे लड़के ने कहा, मैडम ये हमारी पॉलिसी है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही हमारे उस बंगले पर रह सकती है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड कर लीजिए, मुझे वेट करने में कोई परेशानी नहीं है। नैना यही सोच रही थी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े वह साइन कैसे कर सकती है। तभी अथर्व ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेता हूँ। इतना कहकर अथर्व ने वो कॉन्ट्रैक्ट उस लड़के के हाथ से ले लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पेज पर तो जॉब की डिटेल थी, लेकिन अगले पेज पर एक मेंशन था जो कि नैना के नाम पर था। उस मेंशन की वैल्यू 3.5 हजार करोड़ थी। ये देखकर उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा कि ये लोग मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ देंगे। अथर्व ने कुछ देर में पूरा एग्रीमेंट रीड कर लिया था। अथर्व ने कहा, सब कुछ ठीक है, तुम साइन कर सकती हो। वैसे तो अथर्व उस एग्रीमेंट को वापस देने वाला था, लेकिन उसके लास्ट में वार्निंग लेटर भी था जिस पर लिखा था कि मुझे पता है तुम अपनी चालाकियों से बाज नहीं आओगे, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे दादाजी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर तुमने गलती से भी ये एग्रीमेंट वापस देने की कोशिश की तो दादाजी रात को ही तुम्हारे पास आ जाएंगे और फिर तुम नैना को बैठकर समझाने में लगे रहना। और तेरी मोम तो अपनी बहू से मिलने के लिए मरी जा रही है। ये बस मेरी बहू के लिए छोटा सा गिफ्ट है हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और अपने छोटे भाई अतुल को तुम ही संभलना। वो हमारे कहने से भी नहीं रुका और उसे तो उसकी भाभी से मिलना था। नैना ने अथर्व के कहने पर तुरंत साइन कर दिए। उस लड़के ने कहा, मिस ये आदमी कौन है जिसके कहने पर आपने 1 सेकंड में ही साइन कर दिए? नैना ने कहा, ये मेरे हस्बैंड है। ये सुनकर उस लड़के ने अपना चेहरा ऐसा कर लिया जैसे कि यह सुनकर उसे कितना दुख हुआ है। नैना को वो लड़का ऐसा करता हुआ बड़ा ही क्यूट लग रहा था। नैना ने कहा, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना लिया? उस लड़के ने कहा, मेरी क्रश को किसी ने मुझसे छीन लिया, अब भाभी कहकर ही काम चलाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। अथर्व उसको आंखें फाड़कर देखे जा रहा था, क्योंकि उसने नैना को भाभी भी बोल दिया था और उसे अजीब भी नहीं लगा। वो तो उस लड़की की चालाकी देखकर हैरान रह गया था। उसे नहीं पता था कि उसका छोटा भाई इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया है। नैना ने कहा, वैसा तो तुम बड़े ही इंटरेस्टिंग लड़के हो, लेकिन जॉब करने के लिए तुम्हारी उम्र अभी कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। उसे लड़की ने कहा, भाभी किसी भी काम को करने के लिए मदद की जरूरत नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है और उसकी मुझ में कोई कमी नहीं है। उस लड़के ने कहा, मैंने आपको भाभी बोला, इस बात का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नैना ने हंसते हुए कहा, अगर कोई और क्या था तो शायद मुझे फर्क पड़ता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे भाभी बोलने से मुझे ये वर्ड काफी अच्छा लग रहा है। आज तक किसी ने इस वर्ड का यूज किया नहीं है ना मेरे लिए। ठीक है, तो हाथ से मैं आपको भाभी ही बोला करूंगा। और इनको खडूस भाई देखो तो सही, मुझे कैसे कोर को रोक कर देख रहे हैं जैसे कि आंखों से ही मार डालेंगे। नैना ने कहा, तुम मेरे देवर को डरा क्यों रहे हो?
ये सुनकर तो अतुल को इतनी खुशी हुई कि पूछो ही मत। वो तो अपने आप को देवर सुनकर खुशी में झूम उठा था। उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई थी। ठीक है भाभी, ये लीजिए बंगले की चाबी और ये कार की चाबी, अब मुझे चलना चाहिए। बुझाना तो नहीं चाहता था पर उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था और उसे अच्छे से पता था ये किसकी कॉल हो सकती थी। उसने कहा आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे अब चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से निकाला गया। उन दोनों ने खाना पहले ही खा लिया था। वो दोनों भी बाहर निकल गए लेकिन दूर दूर तक देखने पर भी नैना को कोई कार नजर नहीं आ रही थी। कार की चाबी अथर्व के पास थी। जैसे ही उसने कार का डोर ओपन करने के लिए उसने कार को रिमोट से कंट्रोल किया, तभी उनके सामने खड़ी एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस का डोर ओपन होने लगा। उस कार को देखकर नैना की तो आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अथर्व ने कहा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे पहले जो हेड मैनेजर थी उसे भी ऐसी कार गिफ्ट की गई थी, क्योंकि सिंघानिया ग्रुप का अपना कुछ स्टैंडर्ड है और इनका दिया हुआ मैंसन भी ऐसा होता है जैसे कि स्वर्ग में आ गए हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक on my story on Pocket Novels. Please subscribe my channel, give likes on episodes, give likes. मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है जो कि तुम्हारे साथ की वजह से मैं भी आज उस मैंसन में कदम रख पाऊंगा। वो दोनों की रोज रॉयस में बैठे और वहां से निकल गए। आज अतुल काफी खुश था। वो अपनी भाभी से जो मिलकर आया था और उसे उनका नेचर काफी पसंद आया। उसने नहीं सोचा था कि उसके भाई उसके लिए इतनी अच्छी भाभी लेकर आएंगे। कुछ देर में अथर्व की कार एक बड़े से गोल्डन कलर के डर के आगे आकर रुकी। उस पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। कार जैसे ही उस मैंसन के दूर के सामने आई वो और ऑटोमेटिकली खुल गया। अभी तक नैना यही सोच रही थी कि वह डोर ओपन कैसे होगा। वह ये देखकर भी हैरान थी कि इतने बड़े मैंसन में कोई गार्ड नहीं था। डोर ओपन होते ही वह कार सीधे मैंसन की सामने वाली जगह जो खुली हुई है उसमें एंट्री होते ही नैना गार्डन्स को देखे जा रही थी। उसने इतना खूबसूरत बंगला आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। अंदर पहुंचते ही नैना तो हॉल में बने सोफे पर बैठ गई और एक ही चीज को बारीकी से देखने लगी। दीवारों पर अलग ही लेवल की 3D इमेज बनी हुई थी। उसने नहीं सोचा था कि इस हेड मैनेजर की पोस्ट पर उसे इतना जबरदस्त मेंशन रहने के लिए दिया गया था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH18 अथर्व और नैना का क्वालिटी टाइम। नैना ने कहा अथर्व ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, भला इतना आलीशान मेंशन कोई अपने एम्प्लॉय को कैसे दे सकता है। ऊपर देखो कितना बड़ा झूमर लगा हुआ है, मुझे तो इस झूमर को देखकर ही लग रहा है जैसे कि यही 10-15 करोड़ का होगा। अथर्व ने कहा मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे से ज्यादा तो तुम इस बारे में बता सकती हो। लेकिन तुमने एक चीज देखी, इतने बड़े मेंशन में कोई नौकर चाकर नहीं थे। और एक बार मैं पुराने हेड मैनेजर के साथ उनके मेंशन में जा चुका हूं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी सैलरी भी करोड़ों में थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझको इतनी बड़ी पोस्ट के लिए क्यों सिलेक्ट किया। अथर्व ने कहा जो बिजनेस में गोल्ड मेडलिस्ट है उसे भला कौन अपनी कंपनी में नहीं लेना चाहेगा, उसके क्रिएटिव आइडिया किसे पसंद नहीं होंगे। उन बेवकूफों को क्या पता कि उन्होंने उस हीरे को खो दिया है जिसकी चमक से वो इतने ज्यादा चमक रहे थे। उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी तुम्हें कंपनी से निकालकर। नैना ने मुस्कुराते हुए अथर्व का गाल खींचते हुए कहा अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है मेरे बारे में। और क्या क्या बातें हैं जो तुम मेरे बारे में जानते हो। अथर्व ने कहा मम्मी जी रोज मुझे ताने मारते वक्त तुम्हारे बारे में 8-10 बातें रोज बताया करती थी। आग लगा लो, पिछले 3 साल में मुझे तुम्हारे बारे में कितना पता चला होगा कि तुमने किस स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रॉफी जीती। तुमने 12th क्लास में पूरे स्टेट में टॉप किया था और तुम खाना भी काफी अच्छा बनाती हो। तुम्हें क्रिकेट देखने का बहुत ज्यादा शौक है। तुम्हें शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मम्मी जी का कहना है लेकिन मेरी सोच इससे बिल्कुल अलग है। तुम भी कुछ टाइम से चाहती थी कि तुम भी ऐसे ही शॉपिंग करो जैसे कि और लड़कियां अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के पैसे से शॉपिंग करती है। ये सुनकर नाना ने अपना सिर झुका लिया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस समय वो अथर्व से आंख मिला सके। अथर्व ने आगे कहा पर तुमने कभी भी मुझसे ये बात न तो कही और न ही कभी का होगी, क्योंकि तुम मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन याद रखना मैं तुम्हें बहुत जल्द शॉपिंग कराने के लिए लेकर चलूंगा और उस दिन तुम जिस चीज पर हाथ रखो होगी वो चीज तुम्हारी होगी। ये तुम्हारे हस्बैंड का तुमसे वादा है। नैना ने अथर्व को इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। अथर्व की बातों से वो इतना तो समझ गई थी कि अथर्व उसे दुनिया में सबसे ज्यादा जानता है, क्योंकि अथर्व को देखकर वो हमेशा यही सोचती थी कि ये मुझे कब शॉपिंग और लेकर जाएगा। क्या हमारी लाइफ भी ऐसी हो सकती है जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। और उसने ऐसी बहुत सारी बातें थी जो अपने दिल में दबाई हुई थी और किसी को आज तक उन बातों को शेयर नहीं किया था। वो तो यही सोच रही थी कि इन चीजों का वो सिर्फ सपना ही देख सकती है। लेकिन आज अथर्व की बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि अभी जो अथर्व ने कहा था बिल्कुल सच था। तभी उसे ऐसा लगा कि अथर्व इन बातों को कहीं ज्यादा दिल पर न ले ले। नैना ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ और अब तो मेरी अच्छी खासी जॉब भी लग गई है। और देखो तुम तो मेरे लकी चार्म हो। तुम्हारे साथ उस घर को छोड़े देर भी नहीं होगी और इतना आलीशान मेंशन हमें मिल गया जिसमें हम अपना वक्त शांति से गुजार सकते हैं। अथर्व ने कहा क्या तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आ रही? शनाया और युग तुम्हारे बिना कैसे रह रहे होंगे? नैना ने कहा अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती
तो एक न एक दिन तो मुझे वो घर तब भी छोड़ना पड़ता। तो फिर मुझे उनके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कुछ दिन में वो भी मेरे बिना नॉर्मल हो जाएंगे और उनके साथ तो पूरी फैमिली है। कभी कभार वीकेंड पर हम उनसे मिल लिया करेंगे। और अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलती तो भी मैंने हम दोनों के लिए कुछ सेविंग्स कर ली थी, जिसमें हम एक छोटा सा 6-7 करोड़ का बंगला तो ले ही सकते थे और उसमें खुशी खुशी रह सकते थे। अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं था कि नैना ने उसके साथ ऐसी लाइफ बिताने के सपने पहले ही देख लिए थे। अथर्व ने उससे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा कभी जॉब से दिल भर जाए या तुम्हारा भी और लड़कियों की तरह किट्टी पार्टी घूमना फिरना और शॉपिंग करने का मन करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। नैना आज उसका कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान थी। जिस आदमी ने घर में पिछले 3 सालों तक 1 रुपया नहीं दिया वो आज ऐसी बातें कर रहा था। यही बातें नैना की परेशानी थी। नैना ने कहा कहीं तो मुझे अच्छी लाइफ देने के लिए उल्टा सीधा काम तो नहीं करने लगे। अथर्व ने कहा मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा और अब हमें सोना चाहिए, कल से तो मैं ऑफिस भी तो जाना है। नैना ने कहा वो लड़का कुछ ज्यादा ही कम उम्र का नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना छोटा लड़का कैसे इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सकता है। अथर्व ने कहा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सकता है वो किसी का काम करने के लिए वहां पर आया हो या उसका कोई फैमिली वाला हो जिसकी जगह पर उसे आना पड़ा क्योंकि उसे सिर्फ चाबी और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन ही तो चाहिए थे। नैना ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, तो चलो सोते हैं, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम इतने बड़े मेंशन में किस रूम में सोएंगे। अथर्व ने कहा कि सारे रूमों को चलकर देखते हैं, जो तुम्हें पसंद आए उसी में सोएंगे। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा जी, तो मैं बड़ी जल्दी अब मेरे साथ सोने की। अथर्व ने कहा है कि यही तो टाइम होता है जब तुम मेरी नजरों के सामने होती हो और इससे अच्छा पर मुझे लाइफ में कोई नहीं लगता। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते करते रूमों को देखने लगे। नीचे के सभी रूम्स बहुत ज्यादा लग्जरी थे। नैना अथर्व से कह रही थी मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम किसी मेंशन में हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हो। स्वर्ग में भी देखने में ऐसा ही लगता होगा। जब वो ऊपर गई तो उस रूम को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे का इंटीरियर बहुत ज्यादा मॉडिफाइड था। उसमें रूफ पर ऐसी ऑटोमेटिक लाइट भी लगी हुई थी जिससे ऐसा लग रहा था कि चांद तारे और आसमान दिख रहा हो और उसमें बादल भी चलते हुए नजर आ रहे थे। नैना ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, उसकी तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। नैना को वो रूम सबसे ज्यादा पसंद आया और दोनों ही आज बिना टेंशन के उसी रूम में लेट गए। अथर्व अपनी लिमिट्स जानता था, लेकिन नैना ने उसको कसकर पकड़ा और उसके एक हाथ पर अपना सिर रखकर सो गई। सोते सोते बहुत बड़ा बड़ा रही थी, अभी तुम इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें औरों की बातों का बुरा नहीं लगता? मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कभी भी तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। उसकी बातों को सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी बड़े आराम से सो गया था। सुबह अथर्व की आंखें 5 बजे खुली। उसके साथ नैना भी उठ गई थी। आज वो बड़े रिलैक्स होकर सोई थी। उसने कहा अभी तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तभी उसे याद आया कि अथर्व तो युग के साथ एक्सरसाइज किया करता था, आज तो युग नहीं है, वो अकेला कैसे एक्सरसाइज कर पाएगा? नैना ने कहा अभी आज के बाद मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज किया करूंगी और मुझे भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। नैना ने ये सब अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए ही बोला था, लेकिन उसे वो पार्टी वाली घटना याद आ गई थी। उसने जब भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी सेल्फ डिफेंस सीखेगी और उसके हस्बैंड से अच्छा उसे कौन सिखा सकता था। दोनों मेंशन के गार्डन में एक्सरसाइज के लिए चले गए। उन दोनों ने 1 घंटे ही एक्सरसाइज की थी। उसी में नैना की हालत खराब हो गई थी, वो पसीने में पूरी नहा गई थी और उसकी बॉडी स्मेल अथर्व को मदहोश कर रही थी। अथर्व को ये देखकर हैरानी हुई थी कि उसकी वाइफ जिस काम को करने की ठान लेती थी उसमें वो पूरी तरह से खो जाती थी। ऐसा ही आज ट्रेनिंग प्रैक्टिस में हुआ था, उसे हल्की सी पैर में चोट भी आई थी। उसने नहीं पता था कि अथर्व की फाइटिंग स्किल इतनी जबरदस्त होंगी, क्योंकि वो एक एक बात बड़ी बारीकी से नैना को समझा रहा था। नैना ने अपना फोन देखा तो उसने युग, शनाया और जिया तीनों की काफी सारी मिस कॉल थी। उसे ये देखकर काफी बुरा लगा कि उसके मॉम और डैड किसी ने भी कॉल नहीं की थी। युग के फोन से मैसेज आया हुआ था कि तुम दोनों हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना, तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नैना ने फोन रखा और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। अथर्व भी रूम में आ गया था। उसी टाइम नैना अपने गोरे बदन पर टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकली। उसे देखकर अथर्व एकदम से दूसरी तरफ घूम गया था। उसे ऐसे देखते नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके खुराफाती दिमाग में कुछ चलने लगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पो कट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। वो अथर्व के सामने आई, उसकी आंखें बंद थी। नैना ने अपने लिप्स से अथर्व के लिप्स को टच किया। अथर्व की पूरी बॉडी में कर्व दौड़ गया था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि नैना कुछ ऐसा भी कर सकती है, और धीरे से उसके कान में कहा क्या मैं तो हमें अच्छी नहीं लगती? अथर्व ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें सीधा नैना की आंखों से जहां मिली उसने बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं डरता हूं कि तुम्हें देख कर रहे हैं, अपना कंट्रोल न खो दो। नैना ने कहा वैसे तुमसे कंट्रोल करने के लिए कहा किसने है? इतना कहकर नैना जल्दी से अपने कपड़ों को लेकर वहां से वॉशरूम में भाग गई। और इस बार जब वह वॉशरूम से निकली तो वह अपने ऑफिस वाले गेटअप में थी।
वो किसी सीईओ से कम नहीं लग रही थी। वो नीचे जाने ही लगी थी कि अथर्व उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब इस भूखे शेर से बचकर रहना का कब तुम्हें चबा जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर अथर्व भी रेडी होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद अथर्व ने नैना के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। उसके बाद दोनों एक साथ निकल गए। कुछ देर में वो दोनों सिंघानिया ग्रुप की बड़ी सी इमारत के सामने पहुंच चुके थे। आज मिस्टर राजवीर अपने गार्ड्स के साथ हाथ में फ्लावर्स का बुके लिए मेन डोर पर किसी का इंतजार कर रहे थे। सभी एम्प्लॉय सोच रहे थे कि आज ऐसा कौन आने वाला है जिसके स्वागत के लिए राजवीर सर पर्सनली इंतजार कर रहे हैं। सभी एम्प्लॉय उनके पीछे खड़े हुए थे। तभी वहां पर एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। आखिर राजवीर किसका इंतजार कर रहा था? क्या वो अथर्व के स्वागत में खड़ा था? क्या होगा आज? सनाया और युग दोनों फिर से कॉलेज जाएंगे। क्या आज भी उनका ऐसे ही मजाक बनाया जाएगा जैसा कि उनके साथ पहले हुआ था? क्या आज भी वो दोनों टैक्सी से जाएंगे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH-19 कौन है अनुभव और इसका नैना से क्या रिलेशन है? मिस्टर सिन्हा को पछतावा हो रहा था कि उसने माफी मांगने के बाद भी दोबारा इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसे ये नहीं कहते कि आपका नाम गलती से रिजेक्ट लिस्ट में आ गया था, तो वह कभी भी वो गलती नहीं करता। पर अब उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उस लड़के ने कहा भी था कि तुम दोबारा माफी मांगने आओगे, लेकिन मैंने उस लड़की की बात को हल्के में ले लिया। मिस्टर सिन्हा का 100 करोड़ का नुकसान हो गया था। उसके सिर पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। वो आज सुबह सुबह भी अग्रवाल मैंसन गया था। वहां पर उसे नैना नहीं मिली थी। उसे अपना उदास चेहरा लेकर ही वापस आना पड़ा था। वहीं युग और शनाया को आज फिर से वही गाड़ियां लेने आई थी। शनाया ने कहा, ये लोग हैं कौन? तुम्हें पता है ना, हम कल भी कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे और आज फिर से वही सब। युग ने कॉन्फिडेंस से कहा कि आज के बाद हमें कोई परेशान नहीं करेगा और ये गाड़ियां हमें रोज लेने के लिए आएंगी। और कॉलेज टाइम पूरा होने के बाद भी 2 गाड़ियां हमारा इंतजार करेगी। ये सुनकर शनाया को काफी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये युग को हो क्या गया है। कोई उनके लिए भला ऐसे गाड़ियों को क्यों भेजेगा? इसे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नहीं तो भला कोई ऐसा क्यों करेगा? युग ने समझाया, दीदी ये सभी गाड़ियां अथर्व जीजू के दोस्त की है। कल उन्होंने हमें पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने लिफ्ट दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर शाम को अथर्व जीजू ने उनसे बात करके सारी प्रॉब्लम को बताया। तब जाकर उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे आदमी रोज इन बच्चों को छोड़ दिया करेंगे। ये सुनकर शनाया ने कहा, तुम सच बोल रहे हो? भला उनका ऐसा कौन दोस्त हो सकता है जो इतना ज्यादा रईस हो? युग हमने कहा, दीदी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अब आप ही देखो, मिडिल क्लास होते हुए भी उन्होंने हमारी दीदी से शादी की ना, तो ये इसमें अमीरी गरीबी रह ही कहाँ गई? उसके बाद ऐसे ही बातें करते हुए वो उन्हें गाड़ियों में कॉलेज चले गए थे। इस बार वो गाड़ियां कॉलेज के गेट पर नहीं रुकी थी, बल्कि सीधा अंदर जाकर रुकी थी। सभी देखकर हैरान रह गए थे कि आज तो ये गाड़ियां सीधे अंदर ही चली आई और उसमें से काफी सारे गार्ड्स निकले। उसके बाद उन्होंने कार का डोर ओपन किया। फिर सनाया और युग कार से बाहर आए। चेयरमैन को भी वार्निंग हायर ऑफिशियल से मिली थी कि उनके कॉलेज में बच्चों को परेशान किया जाता है और आगे से ये परेशानियां दोबारा हुई तो आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जब उसने इन्वेस्टिगेशन की तब उसे पता चला कि आखिर चल क्या रहा था। चेयरमैन को सुबह ही ये बात पता चली थी कि सोशल मीडिया से हजारों लोगों के अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। इस बात से पूरे कॉलेज में अफरातफरी मच गई थी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल आदमी कौन हो सकता है जिसने ये सब किया होगा। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि युग और सनाया दोनों के सोशल अकाउंट बैन नहीं हुए। आज वैसे ही सभी स्टूडेंट्स का माइंड अपसेट था और अपने सामने उन दोनों को ऐसे देखकर वो लोग और ज्यादा चिढ़ गए थे। तभी उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट पास करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वो गार्ड उन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट को धर दबोचा। ये देखकर स्टूडेंट घबरा गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन ने जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए कहा, अगर किसी ने भी इन बच्चों के साथ कोई बदतमीजी की तो उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और ये मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। उसके बाद सीधा एक्शन लिया जाएगा। वहां पर माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि आज चेयरमैन भी बच्चों के बीच में आ जाएंगे, नहीं तो सभी टीचर्स और पूरा स्टाफ ऐसे मैटर से दूर ही रहता था। जब वहां पर शांति हो गई थी तो वो गार्ड उन्हें छोड़कर चले गए थे। सनाया को आज मन ही मन खुशी हो रही थी कि आज उनकी इंसल्ट होने से बच गई थी। उसने कहा, थैंक गॉड जीजू का कोई ऐसा दोस्त भी है। तभी उसने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा तो उसको तब से जीजू कहने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप भी इस बेवकूफी के लिए स्माइल आ गई थी। उसके बाद वो अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए चले गए और किसी ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। एक बड़ी सी इमारत के सामने रोल्स रॉयस आकर रुकी थी। उसमें से अथर्व ड्राइविंग सीट से उतरा और उसने जल्दी से कार का बैक डोर ओपन किया। कार में से एक काफी ब्यूटीफुल लड़की बाहर निकली। नैना को कोई नहीं एक बार देख लेता तो उसके दिल में यही ख्याल आता कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। यही वजह थी कि नैना को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। राजवीर अपने गार्ड्स के साथ आगे आया और उसने एक फ्लावर का बुके नैना के हाथों में दिया और कहा, मिस नैना, आपको इस सिंघानिया ग्रुप में स्वागत है। नैना ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका ऐसे वीआईपी वेलकम होगा। मिस्टर सेना ने भी बड़े कॉन्फिडेंट होकर मिस्टर राजवीर से हाथ मिलाया और कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।
राजवीर ने बुके नैना को देते हुए कहा, ये हमारे चेयरमैन की तरफ से आपके लिए है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। अभी राजवीर ने कहा, मिस, हमारी चेयरमैन सभी सीनियर एम्प्लॉइज का ऐसे ही वेलकम करते हैं। वो टैलेंट की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए आपको इस बुके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अथर्व ने कहा, मिस, हमारे ग्रुप के चेयरमैन काफी अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने जल्दी से वो बुके ले लिया, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की मंजूरी जो मिल चुकी थी। सभी एम्प्लॉय खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है और मिस्टर राजवीर इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। सीनियर एम्प्लॉय सोच रहे थे कि इस बच्ची की उम्र भी ज्यादा नहीं है, आखिर ही एक ही इस पोस्ट पर अपॉइंट हुई होगी। राजवीर ने सभी एम्प्लॉय के सामने आकर मिस नैना का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि उनका नाम मिस नैना है और आज से ये हमारे सिंघानिया ग्रुप की हेड मैनेजर है। ये सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सीनियर एम्प्लॉय हेड मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद उस पोस्ट पर काफी लोगों की नजर थी और कुछ तो सपना देखे बैठे थे कि उन्हें ही यह मौका मिलेगा। लेकिन आज उनकी जगह पर एक छोटी सी लड़की को देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर वो मिस्टर राजवीर के सामने कुछ कह नहीं सकते थे। मिस नैना का इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सभी आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आदमी ने कहा, सर, आपने इस लड़के का इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। ये सुनकर राजवीर को समझ नहीं आया कि वो एकदम से क्या जवाब दे। अथर्व ने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। नैना भी उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे कि पूछ रही हो कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि आथा ने ही तो बताया था कि वह इस कंपनी में एक एडवाइजर है और अब उसे पता चल रहा था कि उन लोगों को अथर्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी मिस्टर राजवीर ने कहा कि क्या मैंने इससे पहले और किसी को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है। ये सुनकर सभी चुप हो गए। मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस नैना को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी था, लेकिन ये थोड़ी है कि मुझे आप सभी से बाकी लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए थे और वो वहां से निकल गए। लिफ्ट में मिस्टर राजवीर ने कहा, मैडम, ये हमारे एडवाइजर है, लेकिन ये बात हम सभी को नहीं बता सकते। कुछ बातें कंपनी में ऐसी होती है जो हम सिर्फ एडवाइजर से ही कंसल्ट करके उस पर विचार विमर्श करते हैं। अब जाकर नैना को पूरी बात समझ आ गई थी। उसे खुशी हुई कि जिसको उसके घर में एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था, वो आज ऐसी इंपोर्टेंट पोस्ट पर था जिससे इतनी बड़ी कंपनी किसी भी मैटर पर साला लेती थी। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे ही उसका अपने हस्बैंड पर इतना ज्यादा प्राउड हो रहा था। मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस नैना, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। मिस नैना ने कहा, बोलो सर, आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर राजवीर ने कहा, क्यों न अथर्व को आपके असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाए। एक तो इससे आप भी कंफर्टेबल रहेगी और किसी से ये बात सीक्रेट भी नहीं रखनी पड़ेगी कि ये हमारे एडवाइजर है। मिस नैना, आप तो समझाती ही है कि एक एडवाइजर किसी भी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। नैना ने कहा, सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अथर्व को कुछ भी सुनना पड़े, और आप तो हम दोनों के रिलेशन के बारे में जानते ही हो। तभी अथर्व ने कहा, नैना, राजवीर सर सही तो कह रहे हैं, कोई ना कोई तो तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा ही, तो लोग क्या सभी को बातें सुनाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि लोग अगर कुछ भी उल्टा सीधा देंगे तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी जगह पर कोई दूसरा आदमी होगा तो तुम्हें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम तो कंपनी के एम्प्लॉइज के बारे में जानती ही हो। नैना ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि अभी उसके मैसेज पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई आदमी नैना का पता पूछते हुए उनके घर गया है और देखने में वो आदमी कोई बिगड़ा हुआ रईस था। मैं भी माथुर के दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसने राजवीर को मैसेज करके नैना का असिस्टेंट बनने के लिए कहा। वही अग्रवाल मैंसन में कुछ गाड़ियां एक साथ आकर वहां पर रुकी हो, सभी गाड़ियां एक से एक लग्जरियस थी। उन गाड़ियों से गार्ड्स के साथ एक आदमी उतरा और सीधा अग्रवाल मैंसन में नैना का नाम चिल्लाते हुए चला गया। तभी आशा जी ने देखा कि ये कौन है जो उसकी बेटी का ऐसे नाम ले रहा है। बहुत जल्दी से मेन डोर की तरफ गई, लेकिन तभी उसकी नजर एक ही जाने पहचाने चेहरे पर गई, जिससे वह देखकर हैरान रह गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का अब क्या करने के लिए आया है। उसने जल्दी से कहा, बेटा, तुम इतने सालों बाद आज तुम्हें नैना की याद कैसे आई। आशा की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़के के बॉडीगार्ड के हाथों में काफी सारे गिफ्ट थे, लेकिन आशा जी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तभी पीछे से विजय अग्रवाल बोलते हुए आए, आशा कौन आया है। तभी उनकी नजर भी उसे लड़के पर पड़ी और उसके गार्ड्स के हाथों में इतने सारे गिफ्ट देकर उसकी आंखों में लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था। आशा जी ने कहा, आप ही देख लीजिए, पता नहीं ये क्या मुंह लेकर हमारे घर में आया है, और पता नहीं ये हमारी बेटी का नाम किस हक से ले रहा है। तभी विजय अग्रवाल ने कहा, आशा, तुम क्या बेवकूफों वाली बात कर रही है। वो बच्चा इतने दिनों बाद हमारे घर आया है, पहले तुम्हें उससे पानी के लिए पहुंचना चाहिए, लेकिन तुम तो उसे सुनाने पर ही शुरू हो गई, ना ही तुमने उसे अंदर आने के लिए बोला। आशा जी ने कहा, मैं इस लड़के को कभी भी अंदर नहीं आने दूंगी। आप नहीं जानते इसकी वजह से मेरी बेटी कितनी डिप्रेशन में रही थी। मैंने उसे दिन रात रोते हुए देखा था, और जब आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है तो ये लड़का वापस आ गया है। आप नहीं जानते अगर नैना ने इसे देखा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। विजय ने आशा जी को धमकाते हुए कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। तो मैं नहीं पता कि उस टाइम ये दोनों बच्चे थे, इतने मैच्योर नहीं हुए थे, और एक बार उसकी बात सुन तो लो, वह आया किस लिए है, और अब मुझे तुम्हारी कोई भी फालतू की बकवास नहीं सुननी।
विजय अग्रवाल आशा को साइड करके उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आए थे और पूछा, बेटा आपके पिताजी कैसे हैं? उस लड़के का नाम अनुभव शर्मा था। उसने कहा, पिताजी की है और मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था। और अंकल जी, पहले मैंने अपने बचपन के में जो कुछ भी किया था मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैंने नैना के साथ उस टाइम इतना बुरा किया था। अंकल जी, मुझे इस बात का काफी पछतावा है और इसके लिए मैं नैना से भी माफी मांग लूंगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा। और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे ऐसे आज भी नहीं देख सकती। वैसे नैना कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी आशा जी ने कहा, वो यहाँ पर क्यों दिखाई देगी, वो अपने पति के घर होगी। ये सुनकर अनुभव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH20 अथर्व का बदला हुआ अंदाज। आशा जी ने कहा कि नैना अपने पति के घर पर होगी, उसका यहाँ क्या काम? ये सुनकर अनुभव शर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे आशा की बात पर भरोसा ही नहीं होगा। उसने कहा, नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे नाराज है इसलिए ये सब बातें कर रही हो। मुझे पता है मेरे अलावा नैना किसी से भी शादी नहीं कर सकती। उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वह मुझसे ही शादी करेगी। आशा जी ने कहा कि कौन से प्रॉमिस की बात कर रहे हो तुम? तुम कहीं उस दिन की बात तो नहीं कर रहे हो जब तुमने अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया था और सिर्फ एक छोटी सी बेट के लिए तुमने मेरी बेटी की हंसती खेलती लाइफ को बर्बाद कर दिया था। उस टाइम से ही उसका प्यार से भरोसा उठ गया था। तभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए आशा से कहा, अगर तुमने अब अपना मुंह बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम इस बच्चे को ये क्या उल्टी सीधी बातें बताने लग रही हो? उस टाइम ये बच्चे थे और बच्चे ऐसी मस्ती करते ही है। विजय अग्रवाल ने बात बदलते हुए कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। उस घटना के बाद नैना ने कॉलेज खत्म करके अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। अभी उसे 1 साल ही हुआ था कंपनी जो इनकी दादाजी ने अपनी कसम देकर उसकी शादी एक मिडिल क्लास लड़के से करवा दी। पिछले 3 साल से वो लड़का हमारे घर में ही रह रहा था। भला कौन दामाद ऐसा होगा जो घर जमाई बनकर रहना चाहेगा? और 3 साल तक उसने एक पैसा भी नहीं कमाया। नैना उसे पसंद नहीं करती और 3 सालों में उनके बीच कोई रिलेशन भी नहीं रहा। अभी 2-3 दिन पहले पार्टी में एक घटना हुई थी जिसमें वो लड़का नैना के लिए सिन्हा फैमिली के खिलाफ खड़ा हो गया था। और तभी से मेरी भूली भाली बच्ची का नेचर बदल गया और वो अब अपनी शादी को एक मौका देना चाहती है। और कल रात को ही हमारा इस बात पर झगड़ा हो गया था जिससे वो उस निकम्मे आदमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। उस नालायक लड़की की आंखों में इतनी शर्म भी नहीं थी कि अब तो उससे ये घर छोड़ देना चाहिए। वो उस टाइम पर भी अपना फायदा देख रहा था और नैना से कह रहा था कि तुम्हें ऐसे अपने घर वालों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे चिंता अपनी थी कि अगर वो इस घर से निकल गया तो फिर वो कहाँ रहेगा। अब तुम ही बताओ, ऐसे दामाद को भला कौन पसंद करेगा? अगर तुम नैना को आज भी प्यार करते हो तो तुम ही हो जो उस लड़के से नैना को छुटकारा दिलवा सकते हो। हमारी पूरी फैमिली में उसे कोई भी पसंद नहीं करता और इससे पहले कि वो अपने रिलेशन में आगे बढ़ जाए तुमको कुछ करना होगा। अनुभव शर्मा ने गुस्से में अपने दांत इसलिए और कहा कि उस लड़के को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नैना से शादी करने की? मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे नैना के साथ रहता है। अंकल, आपको पता है कि इस टाइम पर नैना कहाँ होगी? विजय अग्रवाल ने कहा कि नहीं बेटा, कल से वो गई है तब से उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई ठिकाना ही नहीं है जहां वो जा सके। पता नहीं उन दोनों ने रात सड़कों पर ही गुजारी होगी, यह कोई रूम बुक किया होगा। मेरी बेटी थोड़ी भूली है, कहीं वो लड़का उसे फंसा न ले। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर अनुभव शर्मा जल्दी से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विजय अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आशा ने चिल्लाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पैसों की चकाचौंध में इतने अंधे हो गई है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत? मैं भी अथर्व को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसे कुएं से निकालकर खाई में धकेल दूं। तुम तो पहले से ही जानते थे कि ये लड़का कितना ज्यादा अयाश है। इसके कितने सारे अफेयर्स रह चुके हैं और ये कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ऐसे ड्रग्स और नशा करने की भी आदत है, फिर तुम क्यों अपनी बच्ची को ऐसे बर्बाद करना चाहते हो? विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, पागल औरत, अपनी जुबान बंद रख। तुम्हें पता है कि उस लड़के के पास इतनी दौलत है, वो इस शहर के सबसे बड़े रईसों में आता है। अगर तुम्हारी बेटी की शादी इसके साथ हो गई तो वो पूरी जिंदगी एक रानी की तरह राज करेगी। और उस फटीचर के पास ऐसा क्या है? क्या वो हमारी बच्ची के लायक भी है? और अगर उसकी शादी अनुभव से हुई तो हमारी अग्रवाल फैमिली का पूरे देश में नाम हो जाएगा। हमें भी बड़े लोगों की गिनती में गिना जाने लगेगा। और हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, आखिर हम भी है तो इंसान ही, और अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। इस मामले में मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं लेनी। और अब भी टीम में मुंह जैसे इस मैटर में और बहस करनी है तो तुम भी अपनी बेटी की तरह ये घर छोड़कर जा सकती हो। विजय की हरकतें देखकर आशा जी का सिर फटा जा रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विजय पैसों के लिए इतना अंधा हो जाएगा कि उसे अपनी बेटी को बेचने में शर्म नहीं आएगी। वो अपने कमरे में चली गई और विजय वहां पर बैठकर इन गिफ्ट को देखने लगा। मुंह से भी एक से बढ़कर एक महंगे गिफ्ट थे। इनमें से एक तो काफी महंगी डायमंड वॉच थी। आशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे हेल्प मांगी। तभी उसके दिमाग में अथर्व का ख्याल आया, क्योंकि अभी बीती घटना में भी सिर्फ वही था जो नैना के साथ खड़ा था और सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उसने अथर्व का कॉन्ट्रैक्ट नंबर डायल किया। रिंग जाने के बाद अथर्व ने कॉल रिसीव की और कहा, बोलो मम्मी जी, कुछ काम था?
अथर्व की आवाज सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आया कि आशाजी ने कहा, वैसे तो तूने आज तक हमारे घर के लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे 3 सालों में तुम कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन तुम 3 सालों तक हमारे साथ रहे हो तो इतना हक तो मेरा भी बनता है कि मैं तुझसे कुछ मांग सकूं। अथर्व को उस कड़क आवाज में भी एक नरमाई सी महसूस हो रही थी। वो समझ गया कुछ तो ऐसा हुआ है जो सही नहीं था। उसने कहा, बोलो मम्मी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आशाजी ने कहा, तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना है, बस ये समझ लो उसके पास का ऐसा तूफान था जो उसकी लाइफ में दोबारा आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची पहले की तरह से ही डिप्रेशन में चली जाए। मैंने इतने सालों बाद अपनी बच्ची के चेहरे पर खुशी देखी है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई दूसरा बर्बाद करे। अथर्व ने कहा, मम्मी जी, मैं कुछ समझा नहीं कि ऐसी क्या बात है जिससे आप इतना परेशान हो रही है, और ऐसा कौन आ रहा है जो कि आप इतनी परेशान है। मेरा मन तो नहीं है तुझसे कुछ भी बात करने का, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 5 साल पहले नैना के साथ एक हादसा हुआ था जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी, और जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ था वो आज घर आया था नैना से शादी करने के लिए, और विजय ने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसकी अक्ल पर ऐसे पत्थर पड़ गई है जो वह अपनी बेटी को भी बेचना चाहता है। बस मैं तुझसे ये उम्मीद करना चाहती हूँ कि जब उसका सामना मेरी बेटी से हो तो तुम उसकी ढाल बनकर खड़े रहो। तुम्हारे अलावा वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन आज भी वो उस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनकर अथर्व की आंखों में एक शांत तूफान की झलक देखी जा सकती थी, जैसे कि कोई मॉन्स्टर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। अथर्व ने कहा, उस लड़के का नाम क्या है। आसार ने कहा, वैसे तो वो लड़का तुम्हारी पहुंच से बाहर है, पर पता नहीं मेरा मन हुआ ये सब तुम्हें बताने का, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। वो लड़का शर्मा फैमिली का वारिस है और उस लड़के का नाम अनुभव शर्मा है। ये नाम सुनकर अथर्व को कुछ बीती बातें याद आ गई थी। वो अनुभव को अच्छे से जानता था, लेकिन अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, नालायक, अब तुझे क्या हुआ? क्या तू भी इस नाम को सुनकर डर गया जो कि तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? तभी अथर्व ने कहा, मोम, आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए, ये समझो कि आपने मुझे बताकर उस मुसीबत को पहले ही अपने से दूर कर दिया है, और जब उसका सामना मुझसे होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके साथ मैं वो करूंगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और थैंक यू मॉम, मुझे अपना समझकर ये सब बताने के लिए। बस आपको हक से मोम बुलाने का मन किया तो बोल दिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। उसकी ऐसी बातें सुनकर आशाजी की हिम्मत ही नहीं हुई उससे कुछ कहने की या उसे उल्टा सीधा बोलने की। वो अपनी जगह पर ही जम गई थी। दूसरी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसके बाद आशाजी ने अपने आप से ही कहा, ये लड़का आखिर है क्या चीज? मैं इससे कितना भी सुना लो लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर भी मुझसे ऐसी बातें कर देता है जैसे कि मैं इससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो अपने होश में आई और उसने कहा, तुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर अनुभव नैना के लिए ठीक नहीं है तो ये अथर्व उसके लिए ठीक नहीं है। बस इतना है कि मेरी बेटी उसके साथ सेफ है। क्या पता है नैना खुद ही उसके साथ रहकर परेशान हो जाए और किसी दिन किसी और लड़की से शादी करने का फैसला ले ले। अथर्व नैना के साथ उसके कैबिन में चला गया था। आशाजी ने उसे फोन पर सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसने नैना का असिस्टेंट बनना ठीक समझा। आज उसके चेहरे पर कुछ अलग स्माइल थी जिसका मतलब नैना भी नहीं समझ पा रही थी। वो दोनों अपने कैबिन में आ गए थे। कुछ देर बाद राजवीर भी वहां फाइलें लेकर आ गया था और उन दोनों को उनका काम समझाने लगा था। नैना इन चीजों में पहले से ही एक्सपर्ट थी तो उसे काम समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसे कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखनी थी, कुछ ऐसा किताब रिकैलकुलेटर करने थे, और केस डिपार्टमेंट को कितना फंड इशू किया जाता है और उस फंड का यूज कैसे और कहां होता है, ये सभी चीजें डिटेल में देखनी थी। उसके सिर पर थोड़ी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट और काम की फाइनल डिटेल उसे ही चेक करनी पड़ती थी, तभी वो आगे पास होता था। लेकिन नैना को ऐसा काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए वो अपने काम में ऐसे हो गई कि उसे दिन का पता ही नहीं चला कि कब लंच का टाइम हो गया था। अपनी वाइफ को ऐसे काम करते हुए देख अथर्व ने कहा, ये भी बिल्कुल पापा पर गई है, वो भी पूरे दिन ऐसे ही लगा रहे थे और अब उनकी बहू भी उसके जैसी ही आ गई। अथर्व उन सभी फाइल्स को रीचेक कर रहा था और उसकी स्पीड वैसे तो नैना से काफी ज्यादा आती, पर वो ये बात नैना को सील नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। कुछ फाइल्स देखने के बाद नैना की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा स्कैम आया, और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया गया था। वो बड़े ध्यान से उस फाइल को देख रही थी। अथर्व को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है जो कि नैना इतने ध्यान से इस फाइल को देख रही है। तभी उनके कैबिन का डोर किसी ने नॉक किया। अथर्व ने देखा कि एक ब्यूटीफुल लड़की हाथ में खाने का पार्सल लिए खड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये हेड मैनेजर के लिए खाना भेजा गया है। एकदम से अथर्व ने कहा कि ये किसने भेजा है। तभी उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा कि ऑफिस में कौन खाना भेज सकता है, मुझे नहीं पता, ये कैफेटेरिया से स्पेशल नैना मैडम के लिए आया था, लगता है शायद राजवीर सर ने ये खाना भेजा हो। अथर्व ने कहा, ब्यूटीफुल, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा, तुम भी हमारे साथ ही लॉन्च कर लो। वो लड़की एकदम से घबराते हुए बोली, नहीं, मुझे अलाउड नहीं है कि मैं मैडम के साथ खाना खा सकूं। तभी अथर्व ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें काफी ज्यादा खाना लग रहा है और तुम भी हमें ज्वाइन कर दी तो मेरी बोरियत थोड़ी कम हो जाती। नैना का ध्यान भी अथर्व की बातों पर चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से अथर्व को क्या हुआ, और उसने इस लड़की को ब्यूटीफुल गर्ल कहा, और मेरे साथ ही इसे बोरियत फील हो रही है, आने दो, इसे अभी मजा चखाती हूँ। उस लड़की ने कहा कि हमें अपने सीनियर के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी ऐसा ना करो, इसी में तुम्हारा फायदा रहेगा।
अथर्व ने कहा, सेक्सी लेडी फायदे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो सीनियर से तुम्हें डांट पड़ सकती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। पर उसके शब्दों से नैना तो अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने अथर्व का ये रूप पहली बार देखा था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर रिच घर जमाए ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सुपर रिच घर जमाए ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल WD नॉवल वर्ल्ड 2.0 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।